नमस्कार। आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि अगर आप बोलते हैं कि आपका कोई प्रॉपर्टी का चोरी हुआ है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, किसी ने आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो आप इन सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं एविडेंस। तो उसी एविडेंस का क्या आपको हिस्ट्री पता है? अगर हिस्ट्री नहीं पता है तो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को तीन पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक 1835 से पहले क्या हुआ, एक 1835 से लेकर के 1950 तक क्या हुआ, एंड फिर आफ्टर 1950 क्या डेवलपमेंट आई इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1835 बिफोर 1835 से पहले क्या हुआ। तो बिफोर 1835 से पहले बेसिकली क्या होता था कि उसमें ब्रिटिश हम लोग के ऊपर शासन नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो उस समय हम लोग के पास, उसके पहले क्या हुआ था, कुछ समय पहले हिंदू किंग्स ने हम पे हमारे ऊपर राज्य किया था। एंड देन आफ्टर फिर मुस्लिम आक्रांताओं और फिर मुस्लिम शासकों द्वारा हम लोगों को ऊपर शासन किया गया। तो हिंदू पीरियड में क्या हुआ करता था कि हिंदू पीरियड में चार तरीके से एविडेंस को दिया जाता था। लेख, लेख्य उसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बोला जाता था बेसिकली। जैसे आज जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसे लेख्य उसमें बोला जाता था हिंदू पीरियड में। उसके बाद फिर क्या था, साक्षी। साक्षी विटनेस, आपके पास क्या कोई विटनेस है किसी चीज को लेकर के, तो उसे फिर उस तरीके से फिर बोला जाता था कि वो भी एक एज एन एविडेंस माना जाएगा। अब एक चीज आती है भुक्ति और भोग। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मैं इसे डिस्कस करना चाहता हूँ। भुक्ति और भोग बेसिकली उसे बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपने क्लेम किया, जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो आप उसके लिए आप कुछ न कुछ तो प्रूफ लाओगे। या तो पोजेशन की प्रॉपर्टी लाओगे, या तो आप जो रजिस्ट्रार से आप साइन करवा करके कुछ रखे हुए वो लाओगे, या तो अगर आपको अगर विल के रूप में मिली है या तो डीड के रूप में मिली है तो उसे आप प्रूव करोगे। तो भुक्ति और भोग बेसिकली वही होता था कि आपके पास रिटन पोजीशन जो है आपके पास, उसके लिए कि आपके पास कुछ है, उसके लिए कोई आपके पास कोई एविडेंस है, तो उसे भी एक तरीके से एविडेंस के रूप में माना जाता था हिंदू पीरियड के समय में। चौथा चीज आ जाती है दिव्या। ये बेसिकली रेयर टेस्ट हुआ करती थी जब ये तीन जो मैं ऊपर जो बोला, लेख्य, साक्ष्य और भुक्ति और भोग, जब ये तीन चीज नहीं हुआ करता था, इसके बावजूद भी अगर जो न्यायाधीश होते थे और अगर वो एंड रिजल्ट में नहीं पहुंच पाते थे तो वो फिर बोलते थे कि आपको दिव्य टेस्ट देना होगा, डिवाइन टेस्ट देना होगा। तो डिवाइन टेस्ट बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये नॉर्मल टाइप्स ऑफ एविडेंस देने के लिए नहीं होता था। इसमें क्या होता था कि इसमें थोड़ा सा सुपर नेचुरल बिलीफ पे ऊपर चलते थे लोग। जैसे ही हो गया, अगर किसी ने चोरी किया है तो ऐसा माना जाता था कि अगर आपने चोरी नहीं किया है तो आप अगर आग के अंगारों के ऊपर से निकल जाओगे तो, और आपको अगर कुछ नहीं होता है तो आपको माना जाए कि आपने चोरी नहीं किया है। उसी तरीके से अगर आप पानी में, आपको बहुत गहरे पानी में कूदा दिया जाएगा और अगर आप उस पानी से निकल जाते हो तो फिर आपको समझा जाएगा कि आप अच्छे से बच गए, तो आप समझो कि आपने चोरी नहीं किया है। तो इस तरीके से हिंदू पीरियड में एज एन एविडेंस लिया जाता था। फिर बात आ जाती है मुस्लिम पीरियड की। मुस्लिम पीरियड में बेसिकली बहुत प्रिवेलेंट था, क्योंकि उस समय तक हिंदू पीरियड से बहुत सारे चीज़ों को फॉर्मुलेट करके और फिर मुस्लिम पीरियड में भी यूज किए जा रहे थे। जैसे मुस्लिम पीरियड में भी डॉक्यूमेंट्री और फिर ओरल एविडेंस, दो प्रकार के मेनली एविडेंस थे। जैसे यहाँ पे जो मैं सूरा कोट किया हुआ हूँ, सूरा 5-8, इससे आप पढ़ सकते हैं और इसके थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे मुस्लिम पीरियड में भी कैसे क्या इनका सूरा बोलता था एंड ऑल। क्योंकि इन लोग जो हैं बेसिकली किताबियाँ हैं, तो दे बिलीव दैट वट एवर हैज written inside the Quran or else the pious book of their religion, they go with that only. So इस वजह से मुस्लिम पीरियड में इन लोगों की किताब अपने थे और उस हिसाब से चलते थे। तो ये 1835 की पहले की कहानी होगी। अब आप बात आते हैं हम लोग 1835 टू 1950 की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी आता है जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं भारत में और अपना बहुत कुछ स्टेब्लिश कर चुके होते हैं। तो जब 1860 में आईपीसी आया, जब आईपीसी 1860 में आया तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा लगने लगा था इंपॉर्टेंस की कोई ना कोई एक फॉर्मुलेटेड कोडिफाइड लॉ होना चाहिए एज एन एविडेंस के लिए भी। उसके लिए फिर क्या हुआ, उसके लिए फिर ब्रिटिशर्स ने 1868 में जाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फेज आया जहां पे मैने कमीशन स्टैब्लिश किया गया। मैने कमीशन में जो मिस्टर हेनरी जेम्स मैने जो थे, जो ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये हेनरी जेम्स मैने, इन्हें दायित्व दिया गया कि आप एक ड्राफ्ट बिल फॉर्मुलेट करो, बनाओ, जो कि भारतीय लोगों के लिए सुटेबल हो,
बट इन्होंने बनाया लेकिन वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, वो पहले हियरिंग पे ही उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया, बिकॉज उसका रीजन दिया गया था कि अनसूटेड फॉर इंडियन कंडीशन, क्योंकि इंडियन कंडीशन के लिए वो सही नहीं था। और फिर बहुत कुछ कुछ केसेस में वो इनकम्प्लीट भी था। तो इस वजह से ये 1868 वाला जो मैनेक मिशन था, जिसे एविडेंस एक्ट बनाने के लिए बोला गया था, ये फेल रहा। उसके बाद फिर आता है हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फेज आता है, वो 1822 आता है। 1822 में क्या होता है कि सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन को ये दायित्व दिया जाता है कि आप इस बार इंडियन एविडेंस एक्ट बनाओ। तो और इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने के लिए मीन्स एविडेंस के लिए बिल ड्राफ्ट करो आप। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब सब सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन जब ये बिल लाते हैं पार्लियामेंट में, तो ये पास हो जाता है फॉर्चुनेटली। एंड उसके बाद फिर जो आज हम लोग एट करेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं एविडेंस एक्ट, ये पूरी तरीके से 1822 से चलते आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं ये कितनी पुरानी लॉ है, एंड स्टिल वी आर यूजिंग इट। ये अलग चीज है कि आज बहुत सारे कंट्री जो हमारे नेबरिंग कंट्री जो है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, बहुत सारे जगहों पे अभी प्रिवेलेंट है ये एविडेंस एक्ट। बट कहीं कहीं पे चेंज भी हो चुका है। जैसे पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान में 1985 आई थिंक वहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद उनका अपना इंडियन एविडेंस एक्ट लेने का और एविडेंस लेने का एक अपना तरीका तौर तरीका है। तो ये मैं कुछ कुछ समराइज करके लग दिया हूँ कि कब कब क्या क्या चीज़ हुआ, इनेक्टमेंट, कमेंसमेंट एंड इनेक्टेड बाय गवर्नर जनरल काउंसिल, कमेंस्ड हो चुका था 1 सितंबर 1872 से, और इनेक्ट हुआ था 15 मार्च 1872 को। इसके पहले हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे किए हुआ हूँ, ये है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का जो सबसे पहला पेज होता है उसमें आप देखोगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जहाँ पे प्रेम्बल लिखा होता है किसी भी एक्ट का। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे तो ये प्रॉपर हिस्ट्री है। आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मतलब कि 1872 में आया है। उसके बाद फिर देखते हैं कि एक्ट नंबर 1 ऑफ 1822 मतलब कि 1872 में बहुत सारे एक्ट आए होंगे, लेकिन ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो पहला एक्ट था जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 1872 में। तो इस वजह से एक्ट नंबर 1 ऑफ 1822 इसे बोला जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पे देखिए कि राइट कॉर्नर में जो है अप में 15 मार्च 1872, ये बेसिकली वो डेट है जिस दिन ये पास हो चुका था पार्लियामेंट से। मतलब कि पहला एक्ट जो 1872 का पास हुआ था वो कब पास हुआ था, 15 मार्च 1872 को। उसके बाद फिर आ जाता है, जब नीचे जब आप फर्स्ट सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पे आपको कमेंसमेंट एक्ट बतलाया जाएगा कि किस दिन से ये लागू हो चुका था, किस दिन से ये इन्फोर्स हो चुका था, किस दिन से ये लोगों के ऊपर लागू हो चुका था। तो वो था 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 से ये आम लोगों के ऊपर लगना चालू हो गया था। तो ये चीज हम लोगों को बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए कि बैरक का जो पहला पेज ही पढ़ोगे तो वहां पे ये सारा कुछ दिया रहता है कि किस दिन से कमेंस हुई थी, किस दिन से इसका इनेक्टमेंट हुआ था, कौन इसे इनेक्ट किया था, कहाँ पे इनेक्ट हुआ था। तो अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को याद करने की जरूरत है कि हु इज द, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के जो फाउंडिंग फादर है वो है सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन। ये बहुत ही कमाल के जूरिस्ट रह चुके हैं। ये इवन मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट में एज ए जज काम कर चुके थे। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली 167 सेक्शन है इसमें टोटल, 11 चैप्टर है एंड 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद फिर जैसे अब मैं यहाँ पे जो पुट किए हुआ हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का, इसको 3 पार्ट्स में प्रॉपर जो मैं बांट करके आपके सामने आपके इजी के काम के लिए मैं रखा हुआ हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपको जब आपको इजी रिवीजन करने में आपको मौका मिल सके जब आप एग्जाम के समय में जाओ। तो ये चीज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, हर एक पार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। अब फिर जैसे मैं बात करने रहा था सॉ टाइटल की, जो सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में बेसिकली 2-3 चीजें बतलाई गई है। एक तो कि ये इसे इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाएगा 1872 का जो आया है, एंड देन आफ्टर एक्सटेंट की ये कहाँ तक ये लागू होगा। तो ये एक्सटेंट होता है पूरे भारत में, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, J&K पे ये नहीं लगता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट भी आया, उसके बावजूद भी बहुत सारे चीज़ों की वजह से ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रिवेलेंट अभी भी नहीं है। अब एक और चीज़ है कि और ये कहाँ पे अप्लाई होता है, इसका एक्सटेंट और होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग में। जुडिशियल प्रोसीडिंग भी आप मैं अगले वीडियो में कभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें मैं बेसिकली हिस्ट्री बतला रहा था लेकिन मैं सोचा कि थोड़ी बहुत इसकी एक्सटेंट बतला दूँ। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के सामने लगती है। बिफोर एनी कोर्ट, कोई कोर्ट होता है उसके सामने भी लगेगा।
इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। अब कोर्ट मार्शल क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट मार्शल बेसिकली उसे बोलते हैं जब कोई भी मिलिट्री का कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स आता है, जब वो चीज़ जब कोर्ट के सामने आती है तो उसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं। और जब उनके तरीके से जब उनका कोई भी चीज़ प्रोसीजर या फिर जो लगती है तो उसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि अदर देन कोर्ट मार्शल, मतलब कि कोर्ट मार्शल नॉर्मली तो लगेगा, लेकिन जो हमारे आर्मी एक्ट है, उसके बाद फिर नेवल डिसिप्लिन है, उसके बाद फिर इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, उसके बाद फिर एयर फोर्स एक्ट, ये चार चीज़ों के जो कोर्ट मार्शल होंगे उसके ऊपर ये एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा। मतलब कि ये इसलिए है क्योंकि इनके अपने अपने एविडेंस लेने के अपने एक तौर तरीके होते हैं। दैट्स वाई इट हैज़ बीन केप्ट आउट फ्रॉम दिस इंडियन एविडेंस एक्ट विच वी आर करेंटली रीडिंग। एंड फिर इसके बाद फिर लास्ट में दिया हुआ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि 1 सितंबर 1872 को ये लागू हो चुका था आम लोगों के ऊपर। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।